हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का PCSY तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम MPPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आकार की टेस्ट सीरीज लग रही है, महात्मा गांधी की टेस्ट सीरीज लग चुकी है और इससे पहले हमारी एग्जाम पीडिया की, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पीडिया की जो करंट अफेयर्स है उसकी हम पूरी वीडियो बना चुके हैं। लगभग एक वीडियो मैंने 5.5 घंटे की बनाई थी और दूसरी वीडियो मैंने लगभग 40 मिनट के आसपास की थी और तीसरी जो वीडियो थी हमारी वो लगभग 1.5 घंटे के आसपास की थी। तो टोटल जो देखा जाए तो आपका करीब करीब 7 घंटे की वीडियो है तीनों मिलाकर, जिसमें से पूरी एग्जाम पीडिया की मैंने कंप्लीट करवा दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। आज के हम एमपी की ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें भारत से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर बेस होंगे, तो दोनों चीजों को समझेंगे आज आराम से। जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। वीडियो पे अगर नए आए हो तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि और भी सारी वीडियो आए, क्योंकि जब तक एग्जाम है तब तक हम इस चीज को लगाते रहेंगे और एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। तो यहाँ पर उसलिए आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा अस्वस्थ है तो आवाज हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि बहुत तेज कोल्ड भी है और फीवर भी है। तो लेकिन वीडियो शूट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से जैसे कि वादा किया था कि डेली वीडियो आएगी तो आएगी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन वाले जो जिले हैं उनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की आई है उसमें से मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं उनका क्रम बताना है। तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़, इस तरीके से आपका ये क्रम बना हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। उज्जैन की बात करें 36.70 लिख देता हूं, 36.70। शाजापुर की बात की जाए तो आपका कितना रहेगा 61.91। रतलाम की बात की जाए तो आपका रहेगा 75.16 और राजगढ़ की बात करें यहाँ पर रहेगा 171.80। ये आपका रहेगा एक जिलों का क्रम में, तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है उसको बताइए। तो 2021 की रिपोर्ट है उसी के बारे में बात कर रहा है। मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है। तो क्या ये सही है? चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 25.14% वन है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका केवल दूसरा वाला सही है, यहाँ पर पहला वाला क्यों गलत है, समझो बात को। मध्य प्रदेश में अगर बात करें कि यहाँ पर भैया आपका 77,482 वर्ग किलोमीटर नहीं है, 77,492.60 किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से वो वाला आपका ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में उष्ण शुष्क पतझड़ वन के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो उष्ण शुष्क पतझड़ वन के बारे में विचार करना है और सही कौन सा है उसको बताना है। देखते हैं। वन रिपोर्ट के अनुसार ये वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के 90.69% पर विस्तृत है। बिल्कुल बात सही है। इन वनों के जो विकास और अनुक्रम है उन पर धरातल और मिट्टी का गहरा प्रभाव होता है और इस आधार पर इन्हें जैव मृत्तिका वन भी कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। किसके बारे में कह रहा है? उष्ण शुष्क पतझड़ वनों के बारे में बात हो रही है। ये वन बैतूल से लेकर मंडला, डिंडोरी और बालाघाट तक फैले हैं। तो भैया ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बालाघाट वगैरह में ये जिले आपके नहीं मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं वो आप मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से, क्योंकि अगर हम इनकी बात कर लें कहाँ मिलते हैं, छोटा सा मोटा मोटा खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी, मतलब कि नॉर्थ के इलाके में जो है वो मध्य प्रदेश के नॉर्थ के इलाके में मिलते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो केवल आपका पहला और दूसरा सही है, 1 और 2। ठीक है, कि मंडला, डिंडोरी वगैरह यहाँ पर नहीं है, गलत है। साल वृक्ष के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है बताइए। साल वृक्ष के बारे में कह रहा है कि साल एक सदाबहार वृक्ष है। बिल्कुल बात ठीक है। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो जाएगा सही। साल वन का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में बहुत सीमित है और कुल वनों के केवल 7.2% भाग साल वनों का है। तो ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है आपका। देख लेंगे अभी क्यों गलत है, लेकिन तीसरा और पढ़ते हैं। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा वाले भाग में रूपांतरित तथा अर्ध रूपांतरित चट्टानों पर विकसित काली मिट्टी पर पाए जाते हैं। तो आपका ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि काली मिट्टी नहीं है, लाल पीली मिट्टी में पाए जाते हैं। कैसी? लाल पीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसलिए गलत था। साल वन का जो विस्तार है वो 7.2 नहीं है,
4.2% भाग में सालवन आपके जो है वो पाए जाते हैं, तो इसलिए ये वाला भी गलत था, तो केवल आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश द्वारा गोंद, हर्रा आदि का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकरण बात कर रहा है गोंद और हर्रा की, किसकी? गम और हर्रा की बात कर रहा है, तो 1969 में किया गया था, 1969 में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश में निम्न वृत्त तेंदुपत्ता के बड़े उत्पादक हैं। तेंदुपत्ता के बड़े उत्पादक कौन से बात की जाए तो रीवा, सागर और जबलपुर आपके क्या है? तेंदुपत्ता के बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन की बात कर रहा है, इसका गठन आपका 2013 में किया गया था। राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव के संदर्भ पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य बताइए। किसके बारे में कहता है? राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव के बारे में। राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव का जो आयोजन है 30 सितंबर 2024 को हुआ था, तो आपका ये क्या सही है? बताइए क्या सही है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे यहां पर हम। इसका आयोजन RCVP नरोहा प्रशासन अकादमी भोपाल में किया गया था। हाँ सही है बात। कॉन्क्लेव में देश के कई राज्यों, लंदन, पेरिस पे प्रख्यात जो व्यापारी थे, उत्पादक थे, उद्यमी थे, वैज्ञानिक, इन पर गहन चर्चा की थी। बिल्कुल सही है। और ये वाला ऑप्शन पहला क्यों गलत है? क्योंकि 30 सितंबर 2023 को हुआ था, ना कि 24 को हुआ था, तो आपका केवल दूसरा और तीसरा सही। मध्य प्रदेश के भौतिक जो विभाग है वह मध्य उच्च प्रदेश में जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है बताइए। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में साधारणतः जो प्रतिरूपण है वह वृक्षाकार है। बिल्कुल सही है। पन्ना विंध्याचल श्रेणी से उतरने वाली जो सोनार तथा टोंस की सहायक नदी है वो समानांतर प्रतिरूप बनाती है। बिल्कुल ये भी ठीक है। मालवा के पठार की दक्षिण ट्रैप पहाड़ियों से गुजरते समय नदियां जो है वो त्रिज्यात्मक प्रतिरूप भी बनाती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे सभी ऑप्शन सही है। नर्मदा कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखो कितना बढ़िया है। तो कहां पर है? अनूपपुर में है। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गद्य लेखन अध्ययन की साधना स्थली कौन सा जलप्रपात रहा है? तो यहाँ पर चचाई जलप्रपात रहा है। कभी अगर पूछ लिया जाए चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप मुझे नदी का नाम जल्दी से कमेंट करके बताओ कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। इतना तो आप भी बता सकते हो ना, बताइए। बेवा, दिदी, वैन्या, बैना और बेड़ी आदि नामों से किस नदी को जाना जाता है? देखो बेवा, दिदी, वैन्या और बैना और बेड़ी आदि नामों से किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पर बैन गंगा नदी है। बैन गंगा नदी को ही इन सभी नामों से, जो बेबा, दिदी, वैन्या, बैना या बेड़ी आदि जो नदियां हैं वो सभी बैन गंगा नदी से जानी जाती हैं। बैन गंगा नदी का ही इनके नाम है। मध्य प्रदेश में कैन नदी का उद्गम कहां से होता है? छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कभी फंसा देते हैं, है ना। कैमूर श्रेणी से होता है कैन नदी का उद्गम। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पचमढ़ी के नाम से, पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यान और कृषि वानिकी निदेशालय की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी, 1962 में। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो पार्सिली रिसोर्ट। कौन सा है? पार्सिली रिसोर्ट है जो, वो सिर्फ संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर दूरी पर है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी दो बड़ी नदियों के बीच में है? तो यहाँ पर सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। अगर कभी सतपुड़ा की बात की जाए तो कौन सी दो नदियां हैं? तो आपके उत्तर में नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद रेडी है, फिर यहाँ कौन सी? ताप्ती नदी बहती है। तो इस तरीके से दो बड़ी नदियों के बीच में आपकी कौन सी है? आपकी सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है। मालवा पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? बढ़िया क्वेश्चन है। मालवा पठार की मिट्टी आपकी काली है। चलिए सम्मिलित करना है, सम्मिलित कर लेते हैं। क्या सम्मिलित करना है? धूपगढ़। अगर हम धूपगढ़ पहाड़ी की बात करें कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? तो धूपगढ़ आपकी 1350 मीटर। बड़वानी पहाड़ी की बात की जाए तो 641 मीटर पे है। बिजलगढ़ पहाड़ी की बात की जाए तो 849 और कालीभीत पहाड़ी की बात की जाए तो 770। आप कहोगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक बार ढंग से याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के में सम्मिलित करने वाला कौन सा है? सतना है। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली जो वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? शीत ऋतु के समय में एक वर्षा होती है, उसको बात करें किस नाम से जाना जाता है? तो मावड़ के नाम से इसको जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। चलो देख लेते हैं। यहां पर बात करें अगर हम
राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग आर्द्र है, वहीं दक्षिण पूर्वी भाग अर्धशुष्क और एवं अल्पार्द्र है। क्या ये सही है? गलत है। मध्य प्रदेश में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं, अरब सागर शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, केवल दूसरा आपका सही है, आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता के संदर्भ पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। वर्षा की परिवर्तनशीलता के बारे में कह रहा है, विचार कीजिए, कर लेते हैं। वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। क्या कह रहा है? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। राज्य का जो औसत वर्षा परिवर्तनशीलता प्रतिशत है वो 19.5 है। दोनों सही है, आप कहोगे सी वाला सही है। थॉर्नथ्वेट के जलवायु के वर्गीकरण की विधि का उपयोग करके राज्य को किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभक्त नहीं किया गया? थॉर्नथ्वेट ने जलवायु के वर्गीकरण की विधि का प्रयोग करके किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभक्त नहीं किया है? तो यहाँ पर तर अल्पाद्र जलवायु किया वर्गीकृत है, शुष्क अल्पाद्र जलवायु में वर्गीकृत किया है और अर्धशुष्क में भी किया है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय नम जलवायु में वर्गीकृत को नहीं किया गया है, जो कि आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, औसत वार्षिक वर्षा। चलिए, सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? देखो, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो क्या परिवर्तन होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। दक्षिणी भागों में समुद्र की निकटता और सूर्य के लंबवत होने के फलस्वरूप औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है तथा उत्तर पश्चिम में यह कम होता है। बिल्कुल बात सही है। दक्षिणी भागों में जाड़े और गर्मी के तापमान का जो अंतर है, वार्षिक तापमान अंतर अधिक होता है, यही महाद्वीपता का लक्षण है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो केवल आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में गर्मियों में लू, जो गर्म हवाएं होती हैं, चलने की संभावना अधिक होती है? देखो, गर्म हवाओं को ही मध्य प्रदेश में लू कहते हैं, जो दोपहर के टाइम चलती है 1 से 3 बजे के आसपास। और जो गर्म हवाएं हैं सबसे अधिक चलने की संभावना कहाँ होती है? ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यही देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु की घटना तापमान में अचानक गिरावट का कारण बनती है? अचानक, तो पश्चिमी विक्षोभ है। कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ तापमान में अचानक गिरावट दर्शाती है। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिट्टी के संदर्भ में बात कर रहा है विचार। काली मिट्टी मुख्यतः मालवा के पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग और नर्मदा की घाटी में मिलती है। बिल्कुल ठीक है। प्रदेश के उत्तर में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा में मिश्रित काली और लाल पीली मिट्टी मिलती है, भी सही है। उत्तर पश्चिम में चंबल के बेसिन में जलोढ़ मिट्टी के प्रदेश पड़ते हैं। क्या कह रहा है? जलोढ़ मिट्टी के प्रदेश पड़ते हैं, सही है। लेटराइट मिट्टी को चरनोजम मृदा, अरे ये तो गलत हो जाएगा ना, काली मिट्टी को चरनोजम कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन क्या है? ये तो गलत है, आपका केवल 1, 2, 3 है। ठीक है। मध्य प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार, कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? देखो, छिंदवाड़ा जिले में। कहां पर? छिंदवाड़ा में लेटराइट मिट्टी। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में है? आपका आ जाए तो बालाघाट। मध्य प्रदेश की काली मृदा में कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा कम होने के बावजूद इसकी उपजाऊ क्षमता उच्च क्यों होती है? देखो, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है लेकिन उपजाऊ क्षमता है फिर भी अधिक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो जल धारण क्षमता है वो अधिक होती है काली में, इसलिए। इस मृदा को चलका और डोरसा के नाम से जाना जाता है। देखो, इन सभी मृदाओं में एक ऐसी मृदा है जिसको चलका और डोरसा के नाम से जानते हैं, आपकी लाल पीली मृदा को जानते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कछारी मृदा पाई जाती है? किस क्षेत्र में कछारी मृदा पाई जाती है? तो चंबल क्षेत्र में आपको कछारी मृदा मिल जाती है। एक तरफ जिला है और खनिज है, कौन सा जिला किस खनिज से संबंधित है इसकी बात कर रहा है। मंदसौर की बात करें रॉक फॉस्फेट है, नहीं रॉक फॉस्फेट नहीं, सॉरी, मंदसौर की बात की जाए तो आपका सिलेट है। शहडोल की बात की जाए तो यूरेनियम है। पन्ना की बात करें तो हीरा है और आपकी सागर की बात करें तो रॉक फॉस्फेट है। ये सही है आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? आपका ऑप्शन सी वाला सही जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान जो है 2021-22 में अनुमानों के अनुसार कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो 3.18% है। कितना है? 3.18%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध बालाघाट क्षेत्र है इसमें से। बेहर पठार किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखो, आप लोगों ने शायद ना सुना हो तो लेकिन याद कर लेना, बेहर पठार
और यह किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ ये सब चीजें हैं और एक तरफ पहला स्थान दूसरा स्थान है, देख लेते हैं। चूना पत्थर का तीसरा स्थान है, कोयला का चौथा स्थान है, तांबा का पहला स्थान है और रॉक फॉस्फेट का दूसरा स्थान है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो खनिज विकास निगम की स्थापना है वह आपकी 19 जनवरी 1962 को की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले से मैंगनीज का उत्खनन प्रारंभ हुआ था? तो मैंगनीज का जो क्या कह रहा है, जो उत्खनन है वो कहां से प्रारंभ हुआ था? जबलपुर से। मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार पाए गए हैं? शीशे के भंडार कह रहा है दतिया से मिले हुए हैं। वर्ष 2018 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के समूह के द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस एवं तेल की खोज की गई थी? प्राकृतिक गैस और तेल की खोज कहां पर की गई थी? तो यहाँ पर विंध्यन बेसिन क्षेत्र में की गई थी सबसे पहले। हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुमूल्य धातु वैनेडियम ग्रेफाइट ब्लॉक की पहली परत खनिज नीलामी की गई। यह धातु किस जिले से प्राप्त होती है? आपके बैतूल जिले में यह मिलती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? देखो खनिज नीति है और किस वर्ष सबसे क्या कह रहा है घोषित की गई थी, कब की गई थी सर्वप्रथम? तो कभी ऑप्शन में आ जाए तो 1995 में, बी ऑप्शन आपका सही है। जिला है राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा जिला किस राष्ट्रीय उद्यान में है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, इसकी बात कर रहा है, देख लेते हैं। भोपाल में आपका वन विहार है, होशंगाबाद में आपका क्या है? आपका सतपुड़ा है। उमरिया में आपका क्या है? कभी आए उमरिया में क्या है? तो उमरिया में क्या हो गए? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और शिवपुरी में की जाए तो माधव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य पर पाई जाने वाली 89 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है? तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? अगर कभी आए तो सैलाना अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। गेहूं के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है? गेहूं का सर्वाधिक केंद्र जो है, मतलब कि एक केंद्र के रूप में मध्य जो नर्मदा घाटी और पूर्वी मालवा है उसमें आपका सर्वाधिक गेहूं जो है टोकरी कहते एक तरीके से। सीहोर जिला गेहूं के उत्पादन एवं क्षेत्र दोनों में सबसे अग्रणी है। तो भैया ये तो गलत है, आपका सीहोर नहीं है, केवल आपका पहला वाला क्षेत्र बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस जिले में होता है? देखो चावल राइस की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा कहां होता है? तो बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन वाले जो जिलों का वो अवरोही क्रम, क्या कह रहा है? अवरोही क्रम, यहां पर क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में इनको बताना है तो सबसे पहले क्या रहेगा? छिंदवाड़ा, फिर बड़वानी, फिर आपका रतलाम। तो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा मक्का के उत्पादन में। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती के साथ उगने वाले जो फेलेरिस माइनर, जो गेहूं का मामा कहते हैं, इनको खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेहूं की खेती के साथ उगने वाले फेलेरिस माइनर होते हैं, ध्यान रखिएगा, और एक तरीके से इनको गेहूं का मामा कहा जाता है, एक खरपतवार है, इनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अगर कभी आ जाए तो आइसोप्रोट्यूरॉन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का जो उच्चतम प्रतिशत है वो कहां पर है, किस जिले में है? तो यहाँ पर आपका कौन सा कहोगे? अलीराजपुर है। ठीक है, अलीराजपुर। किस वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या रहा है? तो 36.32% है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है? देखो सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आपका मालवा के पठार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। पशु जनगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? देखो वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ऑप्शन में 40.6 जो मिलियन है वो आपके पशुओं की जनसंख्या 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी कितनी है? क्या कह रहा है? बाघों की आबादी मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी है? तो 785 है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। यह योजना जो प्रारंभ है वो 3 जनवरी 2024 से की हुई है, बिल्कुल बात ठीक है। यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में 2023-24 से 2028-29 तक के लिए है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके तहत श्री अन्न उत्पादन करने वाले जो किसानों को प्रति किलो 100 रुपए राशि प्रदान की जाएगी, ये भी आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। प्रति किलो केवल 10 रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है, इसलिए गलत था। और यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश के 2023-24 से 2023-26 के लिए है, ध्यान रखिएगा, 2023 से 2026 के लिए है।
ध्यान रखिए, ना कि आपकी है 28-29 के लिए, तो इसलिए केवल आपका एक सही है। ठीक है। देश का एकमात्र शिल्प टेक पार्क की स्थापना कहां की गई? कौन सा है? शिल्प टेक पार्क की स्थापना है क्राफ्ट टेक पार्क, एकदम पहला वाला कहां पर है? एकमात्र है वो भी आपका पचमढ़ी में है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मतलब कि उर्मिल परियोजना के कौन से राज्य के साथ में है? यह परियोजना उत्तर प्रदेश के राज्य के साथ में है। नदी है, बांध है, कौन सा बांध किस नदी पर है इसकी बात कर रहा है। सोन नदी की बात करें, बाण सागर है। बेतवा की बात की जाए आपका माता टीला है। चंबल की बात करें आपका कौन सा रहेगा? गांधी सागर। और नर्मदा की बात करें तो पुनासा बांध है। तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा रहेगा? बी वाला सही रहेगा। निम्नलिखित नदियों में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? देखो कौन सा कह रहा है, धूती बांध की बात कर रहा है कि धूती बांध किस नदी पर है? आपका बैनगंगा नदी पर है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित जिला की बात कर रहा है, कौन सा है? तो होशंगाबाद आपका सबसे सिंचित जिला है। मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कृषि रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर आपका अमलाहा सीहोर में है। डी ऑप्शन सही है। तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तवा परियोजना आपकी किस नदी पर है? तवा नदी पर है, तो सभी को पता है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस जलाशय का निर्माण हुआ एवं यह किस नदी पर आधारित है? तो यहाँ पर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से किस जलाशय का निर्माण हुआ? सबसे पहले तो ये ढूंढो किस जलाशय का निर्माण हुआ, तो बरगी जलाशय का निर्माण हुआ है। ठीक है। और यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो अगर आप एक बार देखोगे एक चीज यहाँ पर मिला, सही तो यही है आपका बी, लेकिन बरगी जलाशय यहाँ पे लिखा है और तवा नदी है, तो ये ऑप्शन गलत है। आपका बरगी जलाशय नर्मदा नदी पर। चलिए, देश में मध्य प्रदेश का नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। देख लेते हैं। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश तीसरी रैंक पर है। भैया तीसरी रैंक पे कैसे आ जाएगा? नहीं, गलत है ये। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश चौथी रैंक पर है। हाँ बिल्कुल सही है। बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश दूसरी रैंक पर, ये भी सही है। पन बिजली लघु परियोजना में मध्य प्रदेश चौथी रैंक पर, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा चौथा सही है। कौन सा? दूसरा तीसरा चौथा सही है, ध्यान रखना है। और एक बात की जाए कि आपका पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश कौन सी रैंक पर है, तो आपका 8वीं रैंक पर है। ठीक है, ये भी बता दिया। मध्य प्रदेश की समेकित ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो समेकित ऊर्जा क्षमता की बात करें आपकी 28,000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? सॉरी, बहुत तेज खांसी आई तो इसलिए म्यूट कर दिया था। अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आपके अगर ऑप्शन कभी आ जाए कि भैया की स्थापना कब की गई, तो 1965 में की गई आपकी। ठीक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की स्थापना किसकी वित्तीय सहायता से की गई है? रीवा अल्ट्रा मेगा जो सोलर पावर की स्थापना है आपकी विश्व बैंक की, ध्यान रखिएगा, किसकी? विश्व बैंक की सहायता से किया गया था। एक तरफ स्थान है और एक तरफ ताप विद्युत परियोजनाएं हैं और इनको मिलाना है, मिला लेते हैं। छतरपुर में आपकी बैरथी ताप विद्युत परियोजना है। उमरिया में बात की जाए आपकी, उमरिया में आपकी संजय ताप विद्युत परियोजना है। शिवनी में बात की जाए तो झाबुआ ताप विद्युत परियोजना है और बुरहानपुर में चांदनी ताप विद्युत परियोजना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो विद्युत उत्पादन है 1905 में प्रारंभ हो चुका था। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर अगर बांध की बात की जाए तो आपका गांधी सागर यहां पर बांध है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसके बारे में कह रहा है, सौर ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। बिल्कुल, मैंने भी ऊपर बताया भी है। वर्तमान राज्य जो उपलब्ध सौर ऊर्जा क्षमता का लगभग 4.86% उपयोग कर रहा है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में देश की कुल ऊर्जा का 8.2% है, ये भी सही है। सी पे टिक लगाओगे, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। वर्ष 2027 तक मध्य प्रदेश के कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है?
2027 तक की बात कर रहा है कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, 53 लाख हेक्टेयर में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का संयंत्र स्थापित किया हुआ है? आपका यहाँ पर विजयपुर रहेगा। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में आपकी 1981 में की गई थी, 1981 में। कौशल संवर्धन हेतु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है? कौशल के प्रबंधन के लिए, संवर्धन के लिए, और मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की बात करा है, भोपाल में की गई है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए और बताइए सही कौन सा है। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। मानपुर जबलपुर की बात करें तो पोल्ट्री उद्योग है। ग्वालियर की बात की जाए तो फर्नीचर उद्योग है। मानपुर जबलपुर में फर्नीचर उद्योग है ना। और ग्वालियर की बात किया तो पोल्ट्री उद्योग है। इंदौर की बात अगर कर ले तो इंजीनियरिंग वर्कर्स है। और गुना की बात करें साइकिल उद्योग है। तो अमानपुर जबलपुर में पोल्ट्री है, फर्नीचर है, फर्नीचर वर्कर्स है, वो एकदम माइंड में वही याद है। अमानपुर जबलपुर में फर्नीचर वर्कर्स है, ग्वालियर में पोल्ट्री उद्योग है, इंदौर में इंजीनियरिंग वर्कर्स है, और गुना में साइकिल उद्योग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला इस तरीके से आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, गलत मिल गए हो तो एक बार लिख लेना, ये सही है। मध्य प्रदेश में ग्रेसिम उद्योग कंपनी कहां स्थापित की गई? किसकी बात कर रहा है? ग्रेसिम उद्योग कंपनी की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश में नागदा में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहां नहीं किया गया है? तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहां नहीं किया गया है, कभी ऑप्शन में आए तो भोपाल में नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई है? चीनी मिल की स्थापना रतलाम जिले में की गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही चुनाव कीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात जिलों का सही चुनाव बालाघाट में सबसे ज्यादा है ना, और अलीराजपुर में, फिर मंडला में, फिर डिंडोरी। अगर कभी बात कर रहा है बालाघाट में कितना है, तो कभी बालाघाट में पूछ रहा है तो 1021 है। ठीक है, और कभी पूछ लिया कि अलीराजपुर में कितना है तो 1011 है। मंडला में पूछ लिया है तो कितना है, क्या कहोगे, 1008 है। और डिंडोरी में पूछ लिया है तो 1002 है। ठीक है, और कभी अगर झाबुआ भी आ जाता तो क्या करते, मान लो झाबुआ आ जाता तो 990 है। चलिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों को जनघनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए? बढ़ते क्रम में बताना है तो आपका क्या हो जाएगा, भोपाल सबसे, फिर उसके बाद आपका इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या कहोगे, आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस तिथि को घोषित की गई है? जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन जो पॉलिसी है वह मध्य प्रदेश की कब घोषित की गई थी? तो 11 मई 2000 को घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? शहरी लिंगानुपात की बात कर रहा है, कितना है कोई बता सकता है? आपका 918 है शहरी लिंगानुपात। तो कौन आंकड़े हैं? 2011 के। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात के से कितना कम है? मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कितना कम है ये पूछ रहा है, तो केवल 12 कम। कितना? 12। वर्ष 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही है? तो 18.4% रही है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जनगणना जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार बीते दशक की तुलना में कितनी अधिक है? अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो क्या कहोगे? 5.62% है। कितनी? 5.62। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कुछ नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इतना मोटिवेशन तो आप लोग दे ही सकते हो। तबीयत सही नहीं है फिर भी वीडियो बना रहा हूं, है ना, क्योंकि वादा कर दिया था कि डेली एक वीडियो आएगी। तो इतना तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा आप भी 10 सेकंड लगेंगे आपको बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने में 10 सेकंड, है ना, तो कर लीजिएगा। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है, नेट लर्निंग है, वहां पर आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। प्रदेश की न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम कितना है? तो इनको प्रदेश में न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता दर है उनका क्या रहा है, सही क्रम बताइए। तो आपका अलीराजपुर पहले नंबर पर आएगा, फिर खंडवा आएगा, फिर झाबुआ और फिर आपका बड़वानी। तो आपका सही मिला बी है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है बताइए। क्या कह रहा है? जनसंख्या के संदर्भ पर विचार करना है। जनघनत्व में बीते एक दशक में 196 प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। गलत।
भोपाल जिले का जनघनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। देश की तुलना में मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर वो 142 से कम है, ये भी गलत। केवल आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। केवल भोपाल जिले का जनघनत्व 855 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। मध्य प्रदेश के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिलों का कौन सा क्रम है? यहाँ पर बात करें तो अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर कितनी है? 69.32% है 2011 की जनगणना। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन तो याद रखना है, 69.2%। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का जो ढाल है वो किस दिशा में है? तो मालवा के पठार का ढाल भैया उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी? उत्तर पूर्व। मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध है? देखो बहुत बढ़िया बांध है आवदा बांध, बहुत से लोगों को पता हुआ, श्योपुर जिले में है ना। कहां पर है? श्योपुर जिले में है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया? सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया? तो बैनगंगा नहर का निर्माण किया गया था। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से की गई है? तो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ, लेकिन वित्तीय और जो तकनीकी सहायता है वो आपकी किसने बनाई थी? पूर्व सोवियत संघ रूस ने। ध्यान रखिएगा। तो आज के समय में रसिया ने। मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वह कहां से उद्गत होती है? कौन सी नदी है और कहां से ताउन नाम से जाना जाता है? अगर कभी ऑप्शन में आए तो कैमूर की पहाड़ी से यह निकलती है, उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कब किया गया था? 2011 में किया गया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो इसी तरीके की हमारी जो टेस्ट सीरीज लगातार 30 टेस्ट आने हैं, मतलब कि 30 जो टेस्ट सीरीज है 30 की 30 हम लाएंगे। 30 की 30 हमारे पास आ चुकी है, मतलब एक 2 4 5 बाकी है, बाकी आ जाएगी जल्दी। और लगातार हम लगा भी रहे हैं और संभवतः 2 तारीख से बाद से, मतलब मंडे से एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आएंगी। एक आएगी मॉर्निंग में 7 बजे और दूसरी आएगी शाम को 7 बजे। तो उम्मीद है आप लोग दोनों टेस्ट सीरीज कवर करेंगे, दोनों देखेंगे, जिससे कि एग्जाम के लिए आपका फास्ट रिवीजन हो सके। फिर हमारी एक फास्ट ट्रैक रैपिड करंट अफेयर्स आ रही है, रैपिड फायर। एकदम रैपिड फायर मतलब इसलिए है, नाम ही उसका इसलिए है। 200-300 क्वेश्चन हो गए, वन लाइनर हो गए, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, साथ में शेयर करना नहीं भूलना है। तो आज के लिए अलविदा।